हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को बहुत परेशानी है कि ये किस किस्म की अब क्रिकेट होना स्टार्ट हो गई है, जिसमें कौन कौन सी टीमें? रवांडा, युगांडा और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। हाँ, ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क हमेशा ये बनना स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका और क्रिकेट को हम एसोसिएट अभी तक अपने दिमाग में नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स वी नो पीपल जिनकी मुल्क और नेशंस प्ले क्रिकेट, उनके लोग जो वहाँ रहते हैं दे स्टिल फॉलो क्रिकेट, लेकिन वहाँ क्रिकेट के मैचेस अब होना, वहाँ की टीमें बनना, फिर बहुत सी और ऐसी टीम। अब्दुल्ला, द वर्ल्ड इज मूविंग, इट्स ओके, एक्सेप्ट ओके बट अमेरिका में आपको पता है बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट की तरवीज के लिए, उसकी वहाँ पर उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। और अभी आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले उनकी अपनी कम स्पोर्ट्स हैं और हर तरह की स्पोर्ट्स में उनका एक अपना वर्जन भी होता है। हाँ, मतलब बास्केटबॉल में भी एक अमेरिकी वर्जन होता है। अच्छा, और फिर वो उनके ना चैंपियनशिप्स कराते हैं और फिर उनको कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन अमेरिका ना अपने आप को एक छोटा सा वर्ल्ड समझता है कि वो उनका अपने ही आपस में खेल के जीत जाते हैं और कहते हैं हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बट इट्स ओके, क्रिकेट इज अ ग्रेट स्पोर्ट और वो देखते हैं कि दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल लव क्रिकेट, तो व्हाई नॉट हम भी उसको ले आए। तफसीली ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आज सुबह थोड़ा बेहतर हमारा दिन का आगाज इसलिए हुआ क्योंकि लाहौर से अच्छी खबर आई, और खबर ये आई कि इतने दिन बाद लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में ना पहले नंबर पर है, ना दूसरे ना तीसरे, मतलब टॉप 5 में है ही नहीं, 7वें पे है। सो आफ्टर लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज, प्रॉब्ली 2 वीक्स और 3 वीक्स, लाहौर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे है। और ये किससे हुआ है? हल्की सी बस बारिश हुई है। वैसे ये कंफर्म हुआ कि ये बारिश खुद कोशिश करके ये जब से हमें पता चला है ना ऐसी चीजें, तो आप हमेशा ये सवाल करते हैं मतलब पंजाब में या लाहौर में करवाने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ हो जाती होती है बारिश, लेकिन नहीं हो रही थी ना। हमारे यहाँ हो तो फिर दुबई की कंपनी की खिदमत हासिल की जाने की बातें भी, कराची में अगर बारिश हो तो फिर हम ये सवाल कर सकते हैं एब्सोल्युटली कि ये कोई मसनूई बारिश है या वॉट एवर। नॉट इन पंजाब, कम ऑन, हर 2 दिन बाद तो वहाँ बारिश हो जाती है। हैविंग सेड दैट, एयर क्वालिटी इंडेक्स की चूंकि बात हो ही रही है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? कराची। तो लिहाजा हम जीत गए। सॉरी, ये कहना नहीं चाहिए, बट वी कैन फील इट। आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों में मेरी आंखें बहुत ख़राब हुई थी, एलर्जी वगैरह, एंड आई वेंट टू द डॉक्टर, और फिर उसने जो डायग्नोसिस मुझे दिया वो स्मॉग की वजह से मुझे बहुत एलर्जीज हो रही हैं। सो इट इज़ एक्चुअली affecting people, मतलब it's affecting me as well. पेशेंट्स अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो आप उनसे उनका हाल पूछिए, उनका सांस ही कंट्रोल में नहीं आ रहा। यू नो वो जो एक ची होती है ना सांस के अंदर, वो CTC बचती है, वीजिंग जो होती है, CTC जो बचती है, it is just there for so many people. इस मौसम में अब बहुत ज़्यादा होना, और वो जो वायरल फैला हुआ है और वो तकरीबन 1 महीने से फैला हुआ है, वो अब उन लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है जिनको उसने अपनी लपेट में नहीं लिया था। That is true, ये हो रहा है। वो भी अपनी तो बारिश हो जाए तो बहुत मामला जो है वो सेटल हो जाता है। आप देख ही लेंगे। अच्छा जी, कुछ सियासी बातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां मुकम्मल करने की जो मोहलत मिली थी वो कल हो गई है खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों में भी शाया भी कर दी हैं। एक्चुअली मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल 266 नशिस्तों के हल्के, सूबाई असम्बलियों की जनरल 593 नशिस्तों के हल्के होंगे। सियासी जमातों ने भी इलेक्शन के माहौल को गरमाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता दिनों शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के इंटरव्यू ने सियासी हलकों में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के सफ़ों में हलचल मचाई थी या नहीं मचाई थी, या एटलीस्ट उनके सपोर्टर वोटर को ये लग रहा था कि कुछ है। जबकि कल क्या हुआ, एक जॉइंट अपीयरेंस थी दोनों की, बाप बेटे की। हाँ, बाप बेटे की, और को चेयरमैन और चेयरमैन की इंटरव्यू के बाद क्योंकि बहुत सी बातें शुरू हो गई थी। वालिद साहब और बेटे की सियासी समत एक दूसरे से अलग है, दोनों एक पेज पर नहीं है, लेकिन कल ये बातें किसी हद तक दम तोड़ गई हैं। जब पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर आसिफ जरदारी ने कोयटा में बिलावल भुट्टो के सर पर दस्तार बंदी, एग्जैक्टली मैं सोच ही रही थी उसको क्या कहते हैं, पगड़ी रखी थी, अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। वैसे मतलब तो पहले भी काफी दफा कर चुके हैं ये, मतलब दिस इजंट द फर्स्ट टाइम। तो जहां बिलावल एक कदम पीछे हटे, वहीं आसिफ जरदारी जो है वो एक कदम आगे बढ़े। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का
लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। महंगाई का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड और उमर रसीदा सियासतदानों के हवाले से कल कोई बात नहीं की। आसिफ जरदारी ने भी नून लीग पर तनकीद के साथ बिलावल भुट्टो को क़यादत के लिए आगे किया है। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी के पेज पर ऐसा लग रहा है आ रहे हैं। इसी पे बात करते हैं इंटरव्यू जिन्होंने लिया था, जहां से मामला शुरू हुआ था। मीर साहब, हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, कुछ क्लैरिटी हमें चाहिए कि आपके साथ एक तफसीली इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये तासुर दिया या फिर चलिए ये तासुर चला गया कि वो और बिलावल एक पेज पर नहीं है, और फिर अब उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो बिलावल के सर पर सजाकर ये पैगाम दिया कि पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो किसे देख रहे हैं? या ऑब्वियसली उन्हीं को देख रहे हैं। तो किस बात पर यकीन करें? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब के घर में सब ओके है, पीपल्स पार्टी सही तरह चल रही है? मतलब डिसाइफर करें इसे। देखें, वो जो आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू था उससे यकीनन कुछ लोगों ने यह तासुर लिया कि जरदारी साहब और बिलावल साहब एक पेज पे नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि जब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, चाय पीने के लिए रुक गया। तो वहाँ पे मेरी मौजूदगी में बिलावल साहब का फ़ोन भी आ गया था आसिफ जरदारी साहब को, जिसमें बिलावल साहब उनको ये बता रहे थे कि उन्होंने वो जो 70 साल के बाबा वाली बात की थी वो दरअसल आपके बारे में नहीं थी, वो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो 70 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं और इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। तो उससे फिर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि बाप और बेटा जो है वो एक पेज पे ही हैं। लेकिन इसकी एक और भी बैकग्राउंड है। देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा और नाजुक दौर से गुजर रही है। तो बाद के जो हालात वाक़यात जो बतौर जर्नलिस्ट मुझे पता चले हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, और ऐसा लगता है कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में जो गुफ्तगू की बिलावल साहब के बारे में वो उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, वो दरअसल उनको रेस्क्यू करने की कोशिश थी। अगर आप उस इंटरव्यू को गौर से देखें तो मैंने तो अभी बिलावल साहब के बारे में कुछ सवाल भी नहीं किया था और जरदारी साहब ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि वो अभी ट्रेंड नहीं है, जिस पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो ट्रेंड भी है और टैलेंटेड भी है। और फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये इस पर मज़ीद बोलना चाहते हैं तो मैंने उनको रोका और मैंने कहा इस पर मैं बाद में आपसे अलहदा एक सवाल करूँगा। तो बाद में फिर मुझे पता चला कि दरअसल आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसकी तफसीलात अभी भी मीडिया पर नहीं है कि कुछ दिन पहले बिलावल साहब की एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ, जिसमें 3-4 और भी लोग मौजूद थे, तो कुछ सख्त अल्फाज का तबादला हो गया था और काफ़ी सख्त बातें हुई थी। और उसके बाद से जरदारी साहब बड़े परेशान थे कि जो मेरा बेटा है वो किसी उसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये उन्होंने तासुर दिया कि पीपल्स पार्टी का कंट्रोल जो है वो बिलावल के पास नहीं है, मेरे पास है, और अगर किसी ने बात करनी है तो मेरे से बात करें, आप उसके साथ बात ना करें या उससे नाराज़ ना हों। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और फिर 30 नवंबर को कोयटा में जो पार्टी का कन्वेंशन था, तासीसी कन्वेंशन था, तो उसमें उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो बिलावल के सर पे सजाई और पैगाम दे दिया कि जी बिलावल ही हमारा आइंदा लीडर है। और बिलावल साहब ने भी नारा लगा दिया कि अगली बारी फिर जरदारी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर दो सोचें तो मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा उम्मीदवार कौन है, तो वो तो आसिफ जरदारी साहब ने भी कह दिया ना कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी ही है। सब आपने भी तफसीली जवाब दिया। अब ये बताइए, बाबे सियासतदानों वाली बात हो या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, बिलावल और जरदारी साहब मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन एक चीज़ जिस पर दोनों मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो
किससे तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक़ के ख़दशात दुरुस्त हैं कि वो इस तरमीम को रोल बैक करना चाहती है? देखें, जब 2017 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने उसी वक्त से ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया था उस वक्त की हुकूमत को कि 18वीं तरमीम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं। और एक मौका पे तो बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उसके बाद फिर बाकायदा एक पेपर तैयार किया गया था और मैंने वो पेपर देखा भी है कि 18वीं तरमीम में इम्प्रूवमेंट के नाम पे उसको रोल बैक कैसे किया जाए। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि हमने 18वीं तरमीम ख़त्म करनी है, कहा जाएगा जी हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, इसको बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के नाम पे जो इख्तियारात मरकज़ ने सूबों को दिए हैं वो इख्तियारात किसी न किसी तरीके से वापस मरकज़ के पास लाने की कोशिश की जाएगी। तो जो 18वीं तरमीम है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो कुछ कौम परस्त जमातें हैं वो तो इसको बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इससे जो छोटे सूबों के हकूक़ हैं उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिला है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो उसकी जो लीडरशिप है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये इस बात से इत्तफाक करती है कि 18वीं तरमीम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि इसको रोल बैक किया जाए, लेकिन वो मानेंगे नहीं इस बात को। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी इस पर राज़ी हो चुके थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कहना दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने 18वीं तरमीम पे वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। और पीपल्स पार्टी शायद इसीलिए गेम से कुछ बाहर हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज़ करने की जो कोशिश थी उससे इनकार कर दिया। ओके मीर साहब, ओके ये अब सारी जो रौनकें हम बातें कर रहे हैं ये तो लगी हैं इलेक्शन के लिए, और अब दिसंबर जो है वो शुरू हो चुका है, आज 1 दिसंबर है। हल्का बंदियों के लिए मिली मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को स्केड्यूल देना ही पड़ेगा। हमने बात कर ली पीपल्स पार्टी की, नून लीग की भी। अब हम जानना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। बज़ाहिर ऐसा है कि ये पार्टी इस दफ़ा एक नए चेयरमैन और नई क़यादत के साथ इलेक्शन में जा रही है, तो क्या वोटर्स ये तब्दीली कबूल कर लेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो काफ़ी समझदार है, बल्कि सिर्फ इस पार्टी का नहीं तमाम पार्टियों के वोटर और सपोर्टर बड़े समझदार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना चेयरमैन तब्दील किया है तो वो इसलिए तब्दील किया है कि उनको ये लग रहा था कि अगर हम पार्टी का चेयरमैन तब्दील नहीं करेंगे और इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन रहेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहेगा जी कि एक नाअहल शख्स को आपने पार्टी का चेयरमैन बनाया तो वो पार्टी पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, पार्टी से बल्ले का निशान भी छीन सकते हैं। तो एक तरह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में इन रखने के लिए और बल्ले का निशान जो है उसको अपने काबू में रखने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी इख्तियार किया, जिसके तहत बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको पार्टी का नया चेयरमैन बनाया गया। और बहुत देखभाल के बनाया गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका जो कल का इजलास था उसमें पूरा कंसेंसस था कि बैरिस्टर गौहर साहब को ही पार्टी का नया चेयरमैन होना चाहिए। तो अगर तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में इन रहने के लिए और बल्ले का निशान बचाने के लिए अपने चेयरमैन को तब्दील किया है तो मेरा ख्याल है कि उनका वोटर और सपोर्टर जो है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। और फ़र्ज़ करें कि अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो इतना समझदार है कि उसको ये पता होगा कि उसके हलके में कौमी या सूबाई असम्बली का कौन सा उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसका निशान कुछ भी हो तहरीक इंसाफ वाले उसी को वोट देंगे। तो यानी बेसिकली दे अंडरस्टैंड कि व्हाट द डायनामिक्स बिहाइंड इट इज़। लेकिन चॉइस ऑफ चेयरमैन जो अब वो नाम लिया गया है उस पर वैसे काफ़ी लोगों के इख्तलाफ हैं इवन विद इन द पार्टी। मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बट ये 18वीं तरमीम वाला मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, खासा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की किसी भी चीज़ को जो कि एक आईनी तरमीम है उसको रोल बैक करने की कोशिशें की जा रही हैं तो
सर्टनली जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, कानून साजी उनका हक है, लेकिन एक पॉलिटिकल कंसेंसस और नेशन वाइड कंसेंसस इस मामले पर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी चेंज हो या कोई भी तरमीम हो या कोई भी ऑल्टरेशन हो, वो ऐसे तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे ही हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ओके, लेट्स टॉक क्रिकेट। और आपको बता दें, पता ही होगा आपको कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम जो है वो सिडनी पहुंच गई है, जहां से अब खिलाड़ी जो है वो कैनबरा जाएंगे कब, टुमारो 2 दिसंबर को, और टीम 3 दिसंबर को आराम करेगी और ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ भी कर देगी तब से, सही 3 को ही। और कब होगा टीम के स्टार्ट, कब होगी मैच? भाई कौमी टीम कैमरा में 6 दिसंबर से 9 तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ होगा। 3 मैचेस की ये सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में होगा, और यानी कि प्रैक्टिस अभी कैनबरा में होगी, और उसके अच्छा, टीम कैनबरा पहुंच गई है, पहुंच गई है, द लेटेस्ट टेस्ट। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में होगा, और तीसरा सिडनी में होगा। या 3 जनवरी को। सो राइट नेक्स्ट टू द एज इन 26, बिल्कुल क्रिसमस हॉलिडे के अगले दिन ही टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। अच्छा, एंड व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो बाय द वे वो बॉक्सिंग डे, हाँ, व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट इट तो एकदम रियलाइजेशन हुई कि आज 1 दिसंबर है। आपको पता है मैंने कल से सोचा हुआ था कि हमने इस बारे में बात करनी है, और एंड दिस इज लिटरली यानी द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और अभी तो लग रहा था कि साल शुरू हुआ है और कैसे ख़त्म हो गया इतनी जल्दी, ये इसी तरह टाइम गुजर रहा है। तो think of the things that you have achieved in the year, what you want to do. बड़ी चीज़ें होती हैं ना कि आप ज़रा एक जायज़ा लेना चाहते हैं कि इस साल में आपने क्या किया, और आपके पास वो 30 दिन और रह गए होते हैं टू फिनिश सम अनफिनिश्ड बिजनेस दैट यू वांटेड टू कंप्लीट इन जो 11 महीने में नहीं हो सका, उसको क्या 30 दिन में फिनिश करेंगे? कभी कभार ऐसा ही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं कौन से कामों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट यू नो इवन गेटिंग इन टच, नहीं, इवन गेटिंग इन टच विद समबडी जो कि आप डिले करते रहते हैं, बिजी हो जाते हैं पूरा साल, एंड यू डोंट वांट द ईयर टू एंड कि जी मैंने पूरे साल बात नहीं किया, वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। आप पता नहीं कौन सी कंस्ट्रक्शन और पता नहीं कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं। देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट कुड बी रैप्ड अप टू ह्यूमन टच। यू नो, आप एक दूसरे से अगर आपको नहीं मौका मिला राब्ता रखने का, तो साल का आखिरी महीना, ये तो मेरा आइडिया था, और पूरा साल गुजर गया है, मैं उसको रिफ्रेम कर रहा हूँ। कम ऑफ विद योर ओन अब्दुल्ला, मतलब मेरे आइडिया। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को इस बीमारी की वजूहात, अलामात और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जा सके। और इस साल का थीम है लेट कम्युनिटीज़ लीड। तो ये लेट कम्युनिटीज़ लीड के थीम से लीड कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी आ रही है वैसे तो, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो बढ़ रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान भारत और नेपाल से चंद कदम पीछे रहते हुए एड्स की वबा के मामले में जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। मुल्क में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2.5 लाख से ज़ायद हो गई है। पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरिंज का गलत इस्तेमाल है। जनवरी से नवंबर 2022 तक सिर्फ कराची में 970 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। क्वेटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के 6 अजला हाई रिस्क करार दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में 9,773 एड्स के नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ताज़ा आदात शुमार भी इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिसमें गुज़श्ता साल जून के हम बताएंगे आपको फिगर्स के ताज़ा शुमार गुज़श्ता साल जून तक के सिर्फ जो HIV एड्स के केसेस हैं वो 53,718 रजिस्टर हुए। एंड कैन आई जस्ट से रिपोर्टेड कुछ और फिगर्स होते हैं और एक्चुअल नंबर्स कुछ और होते हैं, ये तो एक्सपीरियंस कैन टेल यू। और वैसे भी जब अब्दुल्ला आपने ये बात की है ना कि हमारा ज़रा सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, नॉट अ वेरी गुड कंपटीशन, लेकिन इंडिया और नेपाल से चल रहा है और हम थोड़ा सा ही पीछे हैं, तो आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें और हमारी देखें, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। और हम अगर उनको टच कर रहे हैं साथ, तो सोचें कि हमारे पास क्या फिगर्स होंगे और क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन ही लगना स्टार्ट हो जाती है। इन एनी केस इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। डॉक्टर रज़िया कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं CMU की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, जो ज़ाहिर है तशवीशनाक सूरत हाल हमने यहाँ कुछ पेश की है, बताई है, अपडेट की है अपने देखने वालों को। सबसे पहले तो लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि क्या वाकई ये इतना गंभीर मसला है हमारे मुल्क के लिए?
जी बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड एड्स डे है, एड्स का आलमी दिन, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान के बारे में शायद कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कि शायद ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेवलेंस है एड्स की, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बर्डन कहते हैं, तो वो हमारा जनरल पॉपुलेशन में लेस दैन 1% है। तो इसकी जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो कोई मखसूस पॉपुलेशन से आते हैं जिसको हम टारगेटेड स्क्रीनिंग के ज़रिए अप्रोच करते हैं। सो इसका ज़्यादा मसला जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। ज़ाहिर है वहाँ पे इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है क्योंकि रिस्की बिहेवियर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे लाड़काना में आउटब्रेक हो चुकी है, तो हम ज़्यादा अलर्ट हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टारगेटेड स्क्रीनिंग अप्रोचेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही दें कि HIV एड्स से बचाव मुमकिन है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज और बचाव कम्प्लीटली पॉसिबल है और ये मुमकिन है और इसको हम कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दैट्स गुड टू नो कि इतनी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन नहीं है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। समझा जाता है कि इस वायरस और इसके फैलाव के तरीक़ेकार से मुतालिक आगाही ना होने की वजह से हालात जो हैं वो इतने भी जो नंबर्स हमारे बढ़ गए और आप कह रही हैं कि लाड़काना में भी इस वक्त ज़रा फैलाव जो है वो बढ़ रहा है, तो आप भी समझती हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हालात आप कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है। शायद स्टेटिस्टिक्स जो रिपोर्ट हुई हैं वो लाड़काना में मोस्टली इस तरह से हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिक वजह थी उसमें, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो आम तौर पे एड्स के फैलाव की वजह है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ है। लेकिन इस सूरत हाल में जो लाड़काना में हुई उसमें जो नीडल एक्सचेंज सर्विस थी वो पुअर थी, क्योंकि लोग जो हैं वो, आपको पता है कि कम्युनिटी ज़्यादातर वो चाहती है कि उनको इंजेक्शन लगाएं और इंजेक्शन जो है वो किसी भी डॉक्टर से लगाएं। सो क्योंकि वो क्वैक्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी इस प्रैक्टिस की वजह से वहाँ पे केसेस आना शुरू हो गए, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं जनरलाइज नहीं करूँगी पूरे पाकिस्तान में। हमारी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ सरिंज प्रैक्टिसेस भी है अब, और उसके बाद हमने ज़्यादा इक़दाम लिए हैं इसको फैलाव को रोकने के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि स्टिग्मा जो इसके साथ है कि हम HIV एड्स पर बात ना करें, इसको हमने रिडक्शन किया है। हमने ऐसी कैंपेन्स की हैं कम्युनिटी के साथ, और जो मखसूस पॉपुलेशन है जिसमें एड्स का ज़्यादा फैलाव हो सकता है उनको हमने इंगेज करके, और हमने पूरी कोशिश की है एज ए गवर्नमेंट के कमिटमेंट के साथ और ग्लोबल फंड की सपोर्ट के साथ कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैला सकें। और ये जो मिथ है कि एड्स बहुत ज़्यादा फैल गई है पाकिस्तान में, इसको ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ये कि एहतियात ज़रूरी है। अगर आप इंजेक्शन भी लगवाएं तो प्लीज़ चेक करें कि वो डिस्पोजेबल सिरिंज हो। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाएं तो उसको चेक करें कि वो ऑलरेडी स्क्रीन हो चाहिए एड्स के लिए। तो सेफ़ अगर हम ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस करें, सेफ़ नीडल एक्सचेंज करें और अपने डॉक्टर्स को इस चीज़ की आगाही करें, अपने जो मरीज़ हैं उनको आगाही करें, तो एड्स पे का फैलाव जो है ना वो उससे बचाव भी मुमकिन है और उसका फैलाव भी रोका जा सकता है। और ज़ाहिर है कि इसमें जिनसी बेहरारबी पे भी बात होनी चाहिए, ये ट्रांसफ्यूजन और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दिस इज़ द सेकंड टाइम इन 2 days जो हमने सुना है कि हमें इंजेक्शन लगाने का बड़ा शौक़ है। मतलब कोई भी बीमारी हो पाकिस्तान में, ये भी डॉक्टर साहिबा हमें बता रही थी और कल भी हमारी बात हुई थी एक और टॉपिक पे, हेपेटाइटिस सी से मुतालिक। तो उन्होंने तो वैसे हमें ठीक ठाक दवाई दिया कि अगर हम फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से भी कोई इंजेक्शन ले रहे हैं तो हमें दैट कुड आल्सो बी बेसिकली, तो हम क्या करें? आई लुक फॉर जो क्या इंडिस्पेंसेबल, वो कहते हैं डिस्ट्रक्टेबल, जो खुद ही वो दोबारा यूज़ हो ही नहीं पाती वो वाली जो है, तो लुक फॉर दोज। लेकिन ये सारी कॉन्वर्सेशन में ये ज़्यादा मुझे ख़तरनाक बात लगी है। अच्छा, आपको बताएं, अब मूविंग ऑन, आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है और अलबत्ता डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे, सही कहा है ना? 82 पैसे लीटर कमी हुई है, वो कमी हुई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी हुई है। मैं बताऊं ये नंबर जो है ना ये सारे आगे पीछे हो रहे हैं सामने। और अली इमरान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही हैं। अली, जाहिर है पेट्रोल पे लोग ज़रा ज़्यादा कंसर्न होते हैं, ज़्यादातर लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें कोई कमी या
उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया, चलें शुक्र है कि इजाफा नहीं किया गया। डीजल की कीमत कम हुई है। एक कंसर्न ये है लोगों का कि डीजल की कीमत चाहे जितनी भी कम हो जाए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कीमतें कम नहीं करते अपनी ट्रांसपोर्टेशन की, इसलिए जो अशाए खुरनोश हैं उनकी कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, डीजल ही वो एक अहम तरीन फैक्टर है कि जो महंगाई पे बराह रास्त असरअंदाज होता है, क्योंकि कराची पोर्ट से लेके सूस बॉर्डर तक जो भी आबादियां हैं वहाँ तक खाने पीने की अशिया हों या दीगर, उनको डीजल के पे चलने वाले ट्रक्स ही तरसील करते हैं। और जैसे ही इजाफा होता है यहाँ कराची में जो मौड़ीपुर अड्डा है और हज़ारों ट्रक्स हैं क्योंकि वो प्रेफर ये करते हैं कि ईरानी सस्ता डीजल इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे जब कीमत बढ़ती है तो वो फौरन इजाफा कर देते हैं। इस पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जो शिपिंग के रेट्स को कंट्रोल करे। शिपिंग के रेट्स और जो हैंडलिंग चार्जेस हैं जो शिपिंग कंपनीज लेती है वो भी मनमाने वसूल कर रही होती हैं। और जो लॉजिस्टिक की दूसरी अहम जो जुज़ है यानी ट्रक्स, उनको भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कुदरत का रूल रह जाता है कि कारोबारी तबका ये सोचे कि अगर कीमत हम कम करेंगे तो हमारे वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे और उस पर हम मुनाफा बनाएं। कुछ लोग करते हैं 5-10%, लेकिन मेजॉरिटी जो ट्रेंड है वो ये कि जो कीमत आ जाती है उसको फिर अगर सख्त कंपटीशन हो तो कम होगा, अदरवाइज कम नहीं होता। जी तो यही सूरत हाल है और इस मरतबा भी यही सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो इंटरसिटी है या इंट्रासिटी है, जो सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, उनके किरायों में कोई फ़र्क पड़ने की उम्मीद है? अब जबकि मुख्तलिफ लाइन्स सवेयर कंपटीशन में है बिटवीन कराची टू इस्लामाबाद और पंजाब रूट्स, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस यकीनन है कि अब जबकि पेट्रोल डीज़ल की कीमत जो सितंबर का पीक बनाया था उससे तकरीबन 18% कम हो चुकी हैं, तो उसके बाद ये उम्मीद है कि वो कीमतों में फौरी कमी का ऐलान करेंगे। उस तरह से फौरी कमी का ऐलान करेंगे और ये ऐलान बिल्कुल वैसा ही होगा जबकि वो इजाफे का ऐलान करते हैं। जब पीक बनाया था 330 रुपीज़ का, उस वक्त जो वो रेट ले रहे थे उसको अब से कंपेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैकेनिज्म होने की ज़रूरत है कि कमिश्नर्स जो हैं, जो रेलेवेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनको आपके अब्दुल्ला सवाल से और हुमा के सवाल से पहले उनको कल रात ही एक्शन इस सिलसिले में ले लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से होता नहीं है। अवामी अहमियत के मामलात जो है वो पीछे रह जाते हैं, पॉलिटिक्स और दीगर चीज़ें जो है वो ज़्यादा इख्तियार करती हैं। अली इमरान, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। ये तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ता और ये सवाल नहीं उठते कि भाई अब अगर ये हो ही गया तो कुछ आगे भी किराए भी कम करो एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली हु वुड डू दैट। अच्छा जी, निसार बज़मी साहब को हम याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वैसे तो हमने ख्याल नहीं रखा, लेकिन चलिए एक रिमाइंडर के तौर पर हम ये मिली नगमा उनका कंपोज किया हुआ, क्योंकि अब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नागुज़ीर है। काश कोई दिन हो कि ऐसे वाक़यात हम तक ना पहुँचे और हमें आप तक ना पहुँचाने पड़े। कराची के एक अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर फरार होने का वाक़या हर गुजरते वक्त के साथ पुरअसरार होता जा रहा है। 2 रोज़ पहले जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में 2 नामालूम अफराद एक 8 साला लड़के की लाश छोड़कर भाग गए। अच्छा जी, ये तो हो गया। सीसीटीवी फुटेज ऑब्जर्व की। लाश जो लेके आए थे लड़के, उनकी गाड़ी के बोनट पर डेंट नज़र आ रहा था, बम्पर पर भी। पुलिस कोशिश के बावजूद अब तक मुल्ज़िमान को तो नहीं ढूंढ पाई है। बहरहाल जिन्ना अस्पताल के तर्जुमान ने बताया कि 2 नामालूम अफराद जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में 8 साल के लड़के की लाश छोड़ गए। बच्चे को मुर्दा हालत में ही अस्पताल लाया गया था। उसके बाद आप बता दें क्या हुआ। और बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ था, मतलब ये तो प्रीटी एविडेंट पता चल ही गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक लड़के की शनाख्त 8 साला रावल फयाज के नाम से हुई है। मतलब बच्चे का पता चल गया, ये नहीं पता चला कि वो गाड़ी जिसका नंबर प्लेट हम भी देख सकते हैं इधर से, जो कयूमाबाद का रिहायशी था बाय द वे, और सुबह से लापता भी था। फिर इस वाक़े की चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक बच्चे के साथ ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई है, तशद्दुद की भी तस्दीक हुई है और पुलिस अब तक गुत्थी सुलझा रही है। नोबडी इज इंसिनुएटिंग कि भाई जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, हम तो ये भी अभी सोच रहे थे कि मे बी ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम समबडी और फिर from tashaddud, from violence, and maybe a car hit him. I mean, it could be कुछ भी हो सकता है, anything. लेकिन गाड़ी क्लियर है,
नजर भी आ रही है एक्सीडेंट हुआ है। और लेकिन एक्सीडेंट में डेंट इतना बड़ा है कि क्या बचा होगा 8 साल का बच्चा। काशिफ, मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट एविडेंट है, ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। पुलिस को क्यों नहीं पता लगता वैसे कराची में कुछ भी? जी देखिए, इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम से हमारी तफसीली बात हुई। 2 रोज़ कबल ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ CCTV फुटेज इसके सामने आई हैं और इन फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि जिना अस्पताल की एमरजेंसी गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है, वो गाड़ी वहाँ रुकती है, उससे 2 अफराद निकलते हैं और एक बच्चे को जो वो लेकर साथ निकलते हैं और उसके बाद अस्पताल में छोड़कर उसे फ़रार हो जाते हैं। जब हम DIG साउथ इस हवाले से बात करें तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो ये गाड़ी CCTV फुटेज में नज़र आ रही है, उस गाड़ी का पता लगाया जा चुका है। उस हवाले से जो है वो उसका मालिक को भी जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। घर पर पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई भी की गई, लेकिन अब तक जो है वो उसका मालिक गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सका है। लेकिन साथ ही साथ जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये भी कहते हैं कि आया कराची में ये मुमकिन है कि जो गाड़ियां हैं वो ओपन लेटर पे भी जो है वो चलाई जाती हैं, तो ये ऐन मुमकिन हो सकता है कि वो गाड़ी उस शख्स के इस्तेमाल में ना हो और वो शख्स जो है वो उसे सेल कर चुका हो। तो साथ ही साथ एक गाड़ी की तलाश और उसके मालिक के हवाले से भी जो भी तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि जो 2 अफराद इस फुटेज के अंदर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस बच्चे को यहाँ छोड़ा मुर्दा हालत में और यहाँ से फ़रार हो गए, तो इन दोनों अफराद की निशानदही कर ली गई है। रात गए ये बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई हैं। और अगर हम इस हवाले से बच्चे के हवाले से आपको बताएं तो जिना अस्पताल की जो मेडिकल टीम है उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि बच्चे के साथ ना सिर्फ ज़्यादती हुई है बल्कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, और इस तशद्दुद के जो निशानात हैं कुछ नए हैं और कुछ पुराने निशानात भी उसके जिस्म पर पाए गए हैं। लेकिन अब तक बच्चे की जो वजह मौत है वो सामने नहीं आ सकी है। जिना अस्पताल की जो मेडिकल टीम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया और लाने के बाद वहां छोड़ा गया। पर्ची बनाने के लिए दोनों अफराद बाहर निकले हैं काउंटर पे और उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। ये तमाम तर CCTV वाज़े फुटेज जो है वो सामने आई हैं। पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि इन मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और इंटरोगेट किया जाए। कयूमाबाद का इलाके का ये रिहायशी बच्चा है और जब इसके वालिदैन ने कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में और जो रेस्क्यू इदारे हैं वहाँ तलाश किया तो उसके बाद उनको ये इल्म हुआ कि उनका बच्चा जो है वो जिना अस्पताल में मौजूद है, उसकी इमरजेंसी में। वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने अपने बच्चे की शनाख्त की और शनाख्त करने के बाद वालिदैन से क्या पता लगा है? बच्चा कहीं काम करता था, काशिफ कोई डोमेस्टिक वर्कर था, वालिदैन ने क्या बताया? बच्चा कहाँ फिर रहा था जो लापता था कि आपने घर से निकला था? और साथ में ज्यादती की अगर तस्दीक हुई है तो क्या शवाहिद मिले हैं? मतलब इज इट रीसेंट और क्या मामला सामने आया है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट पे तो ये सामने आया है कि बच्चे के साथ बदफेली जो है वो की गई है और इस हवाले से उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं और कुछ निशानात जो हैं वो नए हैं, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि ये बच्चे के साथ रिसेंटली ज्यादती की गई है। ताम इस हवाले से अब कुछ क्लैरिफिकेशन बाकी हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो फाइनल है वो आना बाकी है, उसके बाद ना सिर्फ वजह मौत मालूम होगी बल्कि तमाम तर तफसीलात भी सामने आएंगी। जबकि हमें ये बताया गया है कि बच्चे के जो वालिदैन हैं वो सुबह सवेरे से ही बच्चे को तलाश करें, तो बच्चा सुबह जो है वो घर से निकला और उसके बाद लापता हो गया। 4 से 6 घंटे मुसलसल तलाश के बाद जब मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे और पुलिस को भी इतला दी गई और साथ साथ जो अस्पताल है वहाँ की एमरजेंसीज चेक की गई तो उन्हें ये मालूम हुआ कि उनका जो बच्चा है वो जिना अस्पताल की एमरजेंसी में मौजूद है। इस हवाले से जब वो वहाँ पहुँचे तो उसकी तफ्तीश की गई और पता ये चला कि मुर्दा हालत में उस बच्चे को एक गाड़ी के अंदर जो है अस्पताल में लाया गया। इसकी जब पुलिस ने CCTV निकाली तो CCTV के अंदर एक गाड़ी को वाज़े तौर पर देखा गया जिसके ऊपर डेंट भी मौजूद थे। फिर उस गाड़ी का पता किया गया और डिफेंस के इलाके के अंदर एक बंगले के अंदर जो है वो छापामार कार्रवाई की गई। उस गाड़ी का जो मालिक मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जो है वो उसके लिए तलाश की जा रही थी और छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन वो मालिक वहाँ मौजूद नहीं मिला तो पुलिस को वापस वहाँ से होना पड़ा। और उसके बाद अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 जो अफराद CCTV फुटेज के अंदर नजर आ रहे हैं उनकी निशानदही कर ली गई है CCTV फुटेज की मदद से भी और वैसे भी छापामार कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन जी काशिफ, लेट्स स्टे ऑन द कार कि वो गाड़ी किसकी थी? मतलब वो जो छापा मारा गया, घर तक पहुंच गए, DHA का आप हवाला दे रहे हैं, किसकी गाड़ी थी? क्या घर पे कोई था नहीं? किसी ने कहा कि जी ये गाड़ी हमारे इस्तेमाल में नहीं है? हाँ, मतलब ओपन लेटर पे है या हमने बेच मतलब दी किसी है, ने कोई, ये हमारी ही है। ये तो हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं ना कि जी ओपन लेटर पे एंड ऑल दैट। क्या किसी ने कहा कि जी हमारे यूज में नहीं है गाड़ी, या घर पे ताला है, क्या है? जी तफ्तीशी काम ये बताते हैं कि जब वो घर पर गए और उन्होंने
जब वहाँ घर से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की तो वहाँ से ख़वातीन कुछ बाहर आई, उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो इसी घर में रहता है, लेकिन अब वो घर पे मौजूद नहीं है और उसके बाद आप जो है वो दोबारा इस पर जो है वो हमसे बात कर सकते हैं। जब पुलिस ने इस गाड़ी के हवाले से तफसीलात उनसे हासिल की कि इस गाड़ी से मुतालिक वो बताएं, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा इस हवाले से जो डिटेल्ड है वो जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो आएगा और वो इस हवाले से जो है वो तमाम तर तफसीलात बताएगा। तो ये चीज़ अभी पेंडिंग है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने जो है वो उन दोनों अफराद का पता अब जो है वो लगा लिया गया है। कल शाम गए भी एक छापा मारा गया और अब पुलिस की जानिब से बताया गया कि रात गए डिफेंस के एक इलाके में छापा मारा गया, लेकिन दोनों अफराद अब तक जो है वो पुलिस के जो हाथ में नहीं आए हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उन दोनों को। बहुत शुक्रिया काशिफ। A lot of questions are there which remain to be answered. How disposable are our kids? ज़्यादती भी हुई है, तशद्दुद के निशान भी हैं, कोई मार भी गया। वैसे वला आलम वो फौत किस तरह हुआ बच्चा, कि क्या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और हो के फिर गाड़ी में डाला गया और गाड़ी वैसे ही एक्सीडेंटेड है, कोई क्लैरिटी नहीं है इस वक्त। हत्ता के गाड़ी के ओनर के घर तक भी पहुंच गए हैं। अब ये दो लोग जो छोड़ के गए हैं, अपेरेंटली इनकी शनाख्त भी हो गई है। अच्छा, अब तो इनसे पुलिस कितने बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब अभी पुलिस को देना है कि ये जो दो लोग हैं जिनकी शनाख्त हुई है, क्या ये वही लोग हैं जिनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है? नहीं, ये वो तो नहीं है ना। और somebody else was नहीं, this is not clear yet. So somebody जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, जहाँ इन्होंने छापा मारा है, ये शख्स और ये दो लोग, क्या इनमें कोई कॉमनैलिटी है? क्या ये एक ही बंदा है जो नजर आ रहा है, या ये गाड़ी बिकी हुई है आगे और नाम किसी और के चल रही थी? अच्छा, मैं इधर ये पॉइंट आउट ज़रूर करना चाह रही हूँ अब्दुल्ला एंड पीपल हु आर वाचिंग कि ये तो अल्लाह की तरफ से ही है कि इस हॉस्पिटल में CCTV कैमरास लगे हुए हैं और पता चल गया कि इसको छोड़ के कौन गया है। कुछ मतलब वो जिस तरह झूमते हुए वापस निकल रहे हैं ना, दे लाइक नो केयर इन द वर्ल्ड। एनीवे, वरना इस शहर में, कराची जैसे शहर में, कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हम बाकी दुनिया के शहरों में और पाकिस्तान में भी हम देख चुके हैं, 5-6 साल से तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हम लोग अब्दुल्ला ये बात कर रहे हैं कि यहाँ CCTV कैमरास क्यों नहीं तैनात कराची में। हर कोने में लगे होने चाहिए, बिकॉज यहाँ क्या क्या नहीं होता। अब देख लें, ये सामने चीज आई है, बैठे हुए हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द सिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखना। इसीलिए ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये इतना आम है कि जो कैमरास हैं वो ह्यूमन आई को रिप्लेस करें और वो ह्यूमन प्रेजेंस को रिप्लेस करें और एक मॉनिटरिंग रूम हो और वहाँ से सारा कुछ देखा जा रहा हो और सबको ये डर हो कि भाई अगर हम कोई वारदात करेंगे तो ये हमारा, हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा गए हैं। इनकी जो वॉक थी ना वापस, ये बच्चे को वहाँ फेंक के जो वापस जा रहे थे, ये बड़े इत्मीनान से जा रहे थे। थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि दे डोंट रियली, अब्दुल्ला व्हाई वुड दे इवन कम हियर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बच्चे को डिस्पोज ऑफ ही करना था ना, किसी नाली में भी कर सकते थे। दे डिड कम टू द हॉस्पिटल, मे बी दे डिड नॉट थिंक कि हम इतने वाजे हो जाएंगे, कोई टोपी शोपी भी नहीं। और ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है इनसे लिटरली सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ हो और मजीद इनको नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या हुआ है। Another thing कि बच्चे के पेरेंट्स को शुड कम आउट एंड से कि ये बच्चा एग्जैक्टली कैसे दिन में निकल गया और लापता हो गया, या फिर कहीं डोमेस्टिक वर्कर था, किसी काम से जाता था। ये सारे ये फिल इन द ब्लैंक्स होने पड़ेंगे। वैसे ही ट्रैफिक का निज़ाम तो कोई है नहीं, तो there are many instances जहाँ पर आप लिटरली दुरुस्त समत में गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ये भी होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट इस केस में हकायक सामने आना ज़रूरी हैं। देखिए, फिर भी क्यों अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने या घरों में मतलब अकेले क्यों बाहर भेजते हैं? इवन अगर दूध दही के लिए भेज रहे हैं तो ये कोई ज़माना है और आप क्या बच्चे को अकेले बाहर भेजें? अभी तो डबल डिजिट भी नहीं लगा होता उम्र में। अंडर एज ड्राइविंग हमारा एक और इशू है। मतलब व्हाट, वेयर आर वी गोइंग? हमें तो प्रोग्रेस करना चाहिए, हम तो डाइग्रेस करके, हम तो कोई 10 कदम पीछे जा चुके हैं। पेरेंटिंग भी मसला है, हम खुद भी एक मसला है। अच्छा, पता है आज मैंने कहीं पढ़ा, हम हुक्मरानों में ढूंढते हैं, हुकूमतों में ढूंढते हैं, हम, मुझे लगता है हम खुद सबसे बड़ा मसला है। हम बहैसियत कौम एक मसला है, हमारे अपने आइडियाज क्लियर नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमें कुछ कह दे, हमें कोई कह दे सीट बेल्ट पहन लो तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है, हमें कोई कह दे कि सिग्नल पे खड़े हो जाए, जानबूझ के नहीं पहनेंगे सीट बेल्ट, हर बात में तकलीफ है। और फिर हम चाहते हैं ड्राइव करते हुए फोनों पे बात करेंगे, टेक्स्ट कर रहे होंगे, यहाँ स्पीडों पे गाड़ी जा रही है, मतलब व्हाई?
और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सीट बेल्ट पहनो, ये करो, बच्चों को बाहर भेजो, ये हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है ना, कि कोई हमसे बदले तो नहीं ले रहा, इसमें हमारी बचत ही होगी, बेहतरी होगी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ मसाइल दर मसाइल का शिकार हो रही है। इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए पीटीआई के अंदर ताज़ा तनाज़ा सामने आया है। चेयरमैनशिप के मामले पर वकला के 2 गिरोह हैं जो आमने सामने, फिर एक और खैर पता नहीं क्या कुछ है इसमें, इतने ही डिविजन्स हैं। एक बैरिस्टर अली जफर का ग्रुप है, दूसरा लतीफ़ खोसा साहब का ग्रुप है। वो कैसे वैसे पैराशूट से टपके हैं इस पार्टी में, है ना, मतलब कमाल है। बार-बार चेक करना पड़ता है पॉलिटिकल रेलेवेंस तो खत्म हो गई है, मैं कहीं तो टपकूं। एक कंफ्यूजन फैली हुई है कि खान साहब ने पीटीआई की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक किस वकील को क्या पैगाम दिया है, ये भी एक कंफ्यूजन है। बैरिस्टर अली जफर ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का अबूरी चेयरमैन नामजद कर दिया है। इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई, उन्होंने फिर कहा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप उनको जाके रोकें और इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि मैंने फैसला कर दिया हुआ है। वो फैसला जो आपको कहा था आपकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है, इसलिए कोई अबहाम नहीं होना चाहिए और फौरन इलेक्शन कराएं जिस तरह कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान हासिल करें। जहां तक तो खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनको इस इशू पे शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है कि क्या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होने हैं, तो शायद उनका ये मकसद कहने का था कि जो पार्टी के सरबराह है वो इमरान खान साहब ही हैं, शायद कोई गलतफहमी हो उनको। और अली जफर साहब ये सिर्फ और सिर्फ अलामती पार्टी चेयरमैन होंगे गौहर अली खान साहब, फैसले सारे के सारे इमरान खान साहब से ही तौसीक कराए जाएंगे? कानूनी तौर पे तो वो चेयरमैन होंगे, कागज पे तो वो चेयरमैन होंगे बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसी तरह फैसले होते रहेंगे जिस तरह पहले थे। अच्छा, ओके, मोर कंफ्यूजन। लतीफ़ खोसा जो है वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी के चेयरमैन है। बेसिकली इमरान खान की बात हो रही है, चेयरमैन हैं, थे, रहेंगे। ये बयान तो ऑब्सोल्यूट नहीं हो गया, लेकिन चलें सुन लें, उसके बाद भी काफ़ी कितनी क्लैरिटीज़ आ चुकी हैं मुख्तलिफ अतराफ से। हाँ, बट खोसा साहब यही कह रहे हैं। अब तो खोसा साहब खुद कहाँ से आ गए, बट एनीवे जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आपने क्या बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ओहो, मतलब अपने वो सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। नहीं, बचौता ने लतीफ़ खोसा को सही करार दिया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा और अली जफर दोनों को अपनी अपनी जगह सच्चा करार देकर दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। ये आर यू गाइस डूइंग इट ऑन पर्पस? ये कंफ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है? कोई तो क्लैरिटी दे दे। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के पीछे हंस रहे हैं सारे। एस्केप रूम है। हाँ, कि हंस रहे हैं कि अब देखना इस पे बात होगी और हम कर रहे हैं बात। एनीवे, उनका क्या कहना था देखिए। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। नहीं, मुतज़ाद हैं, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त, अलग अलग बयान दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। Clearly, I believe कि उन्होंने दोनों ने क्या कहा, उन्होंने कहा दोनों सही कह रहे हैं। मैंने कहा यही सेफ एग्जिट है, यहाँ से निकल लो, दोनों सही कह रहे हैं। और इस सारी बात में मुझे लगा मे बी शी डजंट नो, सो शी डजंट नो टू। हाँ, शी डजंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। खैर, ये तो जल्द सामने आ जाएगा पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा, लेकिन कल पीटीआई में मौजूद गिरोहबंदी एक नई सतह पर पहुंची है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अपनी नंदों से तलखियाँ और इख्तलाफात सामने आए हैं। सो ये तलखियाँ इख्तलाफात हैं। अच्छा अब्दुल्ला, अभी जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो आई नेवर थॉट, इतने अरसे से हम यूज़ कर रहे हैं कि हम द टर्म नंदों का यूज़ करेंगे, क्योंकि नंदों का क्या रोल है कि कोई भी पॉलिटिकल या ऐसी स्टोरी में, तो आज वो भी हो गया, व्हिच ओनली गोज़ टू शो। एकदम से मुझे अपना आप जो है नेता यासर लगना शुरू हो गया। हमने क्या नंदों वाला नंद भावच का कोई तनाज़ा की बात करना स्टार्ट कर दिया। खैर, इन एनी केस बात सिर्फ ये है कि वो सिर्फ नज़र आ रहा है कि ये विद इन द फैमिली ऑल्सो एक पावर स्ट्रगल जो है ना, वो इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर। अच्छा जी, चेयरमैन पीटीआई जेल में है और साफ नज़र आ रहा है कि बच्ची कुची पार्टी भी तनाज़ात और तनाज़ा की जद में है। और ऑडियो लीक से एक और बात जाहिर हो रही है कि सिर्फ पीटीआई रहनुमाओं और वकला के दरमियान ही कुछ खींचातानी नहीं चल रही, बल्कि चेयरमैन पीटीआई के अपने घर में भी पावर स्ट्रगल है। हमेशा होती है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, बाकी बातें हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या 2 सेंट्स हैं अबाउट इट। उमर चीमा, ये बताइए, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप की दौड़ से कप्तान
कप्तान जो हैं वो हैं नहीं हैं, इसका भी बता दें। पहले तो बता दें कि वो बाहर हैं कि नहीं है, और अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी हम चाहते हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि तहरीक इंसाफ अभी से वकला के 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है ऑलरेडी? देखें, खान साहब तो चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हैं, इसीलिए ही उन्होंने गोहरान को अपना एक जानशीन के तौर पे नामजद किया। और उसकी वजह यह है कि उन पर जो तोशाहाना का केस है उसमें पहले ही उन्हें सज़ा हो चुकी है। तो वो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे कि या वो जब उनके नॉमिनेशंस पेपर पेश किए जाते और कोई इस पर एतराज़ कर देता और इलेक्शन कमीशन करार दे देता जी कि ये ऑलरेडी, या यानी कि उसमें अदालत में मामला जाना था, और अदालत में अगर मामला जाता तो इनका इलेक्शन लेट होता, और अगर इलेक्शन लेट होता तो जब तक इनका इलेक्शन नहीं होना था इनके लिए आगे जो आम इंतखाबात है उसमें जाने के लिए इन्हें जो एक इंतखाबी निशान चाहिए था वो भी नहीं मिलना था। तो लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि हम इस मामले को या इन मुख्तलिफ ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करने की बजाय, जब हमें पता है कि खान साहब जो हैं वो इस टाइम नाअहल हैं और बहसीते डिसक्वालीफाइड वो पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते, तो बेहतर है कि चीज़ों को अभी से क्लियर किया जाए। बाकी जो वकला हैं, वकला तो यानी कि ये एक PTI जो है वो बजाते ख़ुद एक हालत जंग में रहती है, इन्हें कोई किसी और की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अभी वकला हैं, वकला से पहले जो सियासतदान थे वो भी यही काम कर रहे होते थे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ, और जिसका खान साहब को एक फ़ायदा भी होता है कि ताकि ये कोई इनमें से कोई दोनों ग्रुप जो हैं वो या 2 से ज़्यादा भी हों तो वो इसी स्ट्रगल में होते हैं कि खान के ज़्यादा करीब कौन सा है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब को फ़ायदा होता है कि उन तक सबकी खबर पहुंचती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। ये हालत जंग वाली ज़रा काफ़ी क्लैरिटी दे रही है टर्म। वैसे अब उमर, ये भी वाज़ेह है कि जो भी वजह हो, तहरीक इंसाफ के ओहदे और क़यादत गुज़श्ता हुकूमती लोग और 9 मई वाले किरदारों से दूर हो गई है या पाक हो गई है। वकला की पार्टी जो है उसने पार्टी की कमान संभाल ली है। क्या समझा जाए, तहरीक इंसाफ खोई हुई मकबूलियत हासिल करने की पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन ये लोग जिनका एज एन अवामी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी वजह से लोगों और पार्टी का डिस्टेंस और बढ़ेगा? देखें, जो एक इनकी ये वाली स्ट्रेटजी है कि वकला को आगे लाया जाए, एक लिहाज से इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्या वकील वो आपको अदालत में तो आपका केस कंटेस्ट कर लेंगे, क्या वो अवाम के सामने कंटेस्ट कर सकते हैं, क्या अवाम उनको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर सकती है? तो जो काम सियासतदान कर सकते थे वो ये वाले लोग नहीं कर सकते, जो 9 मई वाले करने वाले थे, जो 9 मई में शरीक हुए या उसमें मुल्ज़म हैं, जो काम उनके अवाम में जाकर करने थे वो वकला नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि जैसे ये इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन में जाने में कामयाब हो जाएंगे, और इलेक्शन जो है उसमें सिर्फ अपना कैंडिडेट खड़ा करना ही ज़रूरी नहीं होता। और ये जो हम वो एक मिथ पे अटके होते हैं जी कि वो जिसको भी खड़ा कर दे, खंबा भी खड़ा कर दे, वो खंबे के साथ साथ एक हवा भी चल रही होती है कि इस दफ़ा तो इसने इलेक्शन जीत जाना है, और उस टाइम जो लीडर होता है वो भी खुला दंदना रहा होता है, यानी कि वो अभी जो है लीडर अंदर है, बाकी सारी जो सियासी क़यादत है वो अंदर है, या वो उनमें से कई लोग जो हैं वो छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इस्तेहकाम फ्राहम कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे ड्राइंग रूम में बातें करना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इलेक्शन वाला दिन जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, उसके लिए उस दिन के जो तकाज़े हैं वो वकला पूरी नहीं कर सकते, और वो अवाम की अदालत है, वो ये दूसरी अदालत नहीं है कि जिधर वकीलों ने कंटेस्ट करना है। तो मेरा नहीं है, हम ज़रा इंटरेस्टेड हैं जाने की एक और एलिमेंट पे जो कि पार्टी के साथ इंतज़ामी तौर पर जो होगा, चले वो तो होगा, लेकिन कप्तान के घर में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह बड़े दिलचस्प हैं। लेट्स पुट इट दैट वे। अलीमा खान और बुशरा बीबी के मुबैना फड्डा ही कहेंगे, ये फड्डा ही लग रहा है। उसकी खबरें जो है मंजर आम पर आने के बाद एक सवाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि क्या बुशरा बीबी या बाकी जो बहनें हैं, जी बिल्कुल, वो पार्टी और खान साहब की सियासत जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं, ये उनका एजेंडा है, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे अदरवाइज़? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बात की ना कि ये एक PTI का एक ट्रेड मार्क है, ये जो एक अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं ना ये चलती रहती हैं, और ये
एक पार्टी से लेके घरों तक भी जाती हैं। और आप यही देखें कि पीटीआई के ज़हूर के बाद जो लोग एक्टिव सियासत में इन्वॉल्व नहीं, उनके घर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो लिहाजा ये खान साहब का घर जो है वो उससे नहीं बचेगा, इधर भी ये चलता रहेगा। उनकी बहनें, पहले उनके रिहाम खान के साथ भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अभी बुशरा जो हैं इनके साथ जो खान साहब की शादी हुई तो जो बहनें हैं उनको तो ये कोई इतना पसंद नहीं आया और उनको एक ज़रा डिस्टेंस पर भी रखा गया। वो तो कोई उनको इतनी ज़्यादा रसाई भी नहीं थी बहुत ज़्यादा इनके घर के अंदर। तो अभी ये है कि जब से ये एक बहरानी कैफियत है उसमें उनका मेरे ख्याल कोई जो इंटरेक्शन बढ़ा है, मैं तो इसको एक वर्किंग रिलेशनशिप कहूँगा, अदरवाइज़ जो वैसे है कि एक ख़ानदान के तौर पे वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर जो खावर मानिका साहब वाला इंटरव्यू ना आता तो शायद खान साहब बुशरा को ही अपना जानशीन नामज़द कर देते, लेकिन अब उन्हें लगा कि जैसे अगर ये बुशरा को मैं अपना जानशीन नामज़द करता हूँ तो बजाय इसके कि पीटीआई की सियासत डिस्कस हो रही हो, उधर वो खावर मानिका साहब का जो शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया वही और उसका एक मवाद जो है वही डिस्कस हो रहा होगा कि बुशरा ने क्या किया है और क्या नहीं किया, और साथ उनका जो अदालतों में केस भी चल रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में इस वजह से बुशरा उनकी अवलीन तरजीह में नहीं आई। अगर ये मामला साथ ना होते तो गालिबन वही उनकी जानशीन होती। बहनों को तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना जानशीन बनाते। बहुत शुक्रिया आपका उमर टीमा साहब। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट वाज कि जैसे पीटीआई का ज़हूर हुआ है नॉर्मल आम लोगों के घरों में फटे वैसे इट मेक्स यू वंडर, ये होता है वैसे इट मेक्स यू वंडर ना कि जितना वो अपनी फैमिली को प्राइवेट रखना चाहते थे खान साहब और ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं हैं इनकी बेगम या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स, वो उतना ही ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं, उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स हैं। खुद भी दे आर मे बी दे आर निगेटिंग द होल आइडिया कि आपने कैसे कह दिया हम नहीं है पॉलिटिकल, हम तो हैं बिकॉज दे आर वेरी मच। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस तो मीडिया की जीनत बनी रही, मगर इससे ज्यादा बड़ा मामला दौरान वर्ल्ड कप चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा था जो उन्होंने एक कंपनी से ताल्लुक की बुनियाद पर दिया और इस इस्तीफे ने पाकिस्तान टीम की मोराल पर भी असर डाला। वैसे कमाल था पीसीबी और इंजमामुल हक के दरमियान बयानबाजी भी चलती रही, एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई। उसका क्या बना भाई, उसका क्या बना ये हमें नहीं पता, लेकिन इस मामले पर पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहिबा ने हमारे ही शो में क्या कहा था, ये सुन लेते हैं फिर बात करते हैं मज़ीद। याजू कंपनी जो है वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जिसमें रिजवान भी, मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं, इंजमामुल हक के और तलहा जिनका साया कंपनी है जो कि एजेंट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके पास हमारे कम अज कम कोई 30-32 प्लेयर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। जी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। तो अभी डिजाइन जो है वो अप्रूव नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह ये है कि पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे रिजल्ट लेके आएगी, सामने बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो क्लियर हुए तो हम दोबारा वो काम कर सकते हैं। क्या बना उसका ये हम जानेंगे। हमारे साथी सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। भाई ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कुछ बताया, कुछ सुनगुन मिली आपको कि उसने क्या दरियाफ्त किया अब तक, क्या? क्योंकि ये बिल्कुल जो इंक्वायरी थी ना इसका कुछ अता पता भी नहीं लग रहा और बिल्कुल मिट्टी पाओ टाइप सिचुएशन हमें तो फील हो रही है। अब्दुल्ला और हुमायूं, ये कोई मट्टी इसके ऊपर डालने वाली बात नहीं है, बल्कि थोड़ा सा वक्फा ज़रूर आया था क्योंकि ये 5 रुकनी कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग, जिसने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट के साबका सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे इंजमामुल हक, जिन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दिया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता रहा कि हम लोगों ने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है, लेकिन कुछ उस तरह के इंटरव्यूज़ खासतौर पर कैपिटल टॉक में जब उनका इंटरव्यू आया तो उससे चंद घंटों के बाद उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया गया। वो चैप्टर उनकी सिलेक्शन कमेटी का तो ख़त्म हो चुका था, अब नए चीफ सेलेक्टर भी आ चुके हैं वहाब रियाज। अब जो कमेटी थी फैक्ट फाइंडिंग उसके सरबराह हैं कर्नल खालिद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक उसमें काम करते हैं, उसके अहदेदार हैं। उसके साथ 4 और अरकान भी थे, इसमें लीगल के थे, फाइनेंस के थे और दूसरे लोग भी शामिल थे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी इस पर शामिल थे। अब जो हमें बताया गया है, जो हमने इंफॉर्मेशन इस हवाले से गैदर की है कि ये ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपना
जो काम है वो बिल्कुल रोका नहीं है इंजमामुल हक के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद। जो इसमें एक लीगल डिपार्टमेंट के सरबराह हैं बिलाल साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और वो 10-12 रोज़ छुट्टी पर रहे थे। इस दौरान जो काम था वो उस तरह तेज़ी के साथ नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। अब भी जो हमें बताया गया वो यही है कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन इस मामले में ये है कि तमाम तब चीज़ें इकट्ठा करनी है, क्योंकि याजू ग्रुप और जो साया कॉरपोरेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो खासी ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ जगहों पर रजिस्टर्ड है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो तमाम तर जो मालूमात है वो इकट्ठी कर रही है और उसके बाद जब एक नतीजे के ऊपर पहुंचेगी तो फिर इंतज़ामुल हक को भी कमेटी जो है वो बुलाएगी और उसके बाद इस मामले को वंस फॉर ऑल जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसको एक मिसाल बनाया जाए ताकि आइंदा अगर कोई इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी की भी खिदमत हासिल करता है और वो किसी और कंपनी के साथ या उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो पहले से ये सारी चीज़ें पता हों, बताई जाएं, तो इस मामले को तब जाकर ख़त्म किया जाएगा। अब चूँकि इंजमामुल हक हिस्सा नहीं रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्ट्रक्चर का, इस तमाम सेटअप का, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैसला करेगी वो यकतरफा तौर पर सुना दिया जाएगा कि जी हाँ जी हमने उनको मुलव्वस पाया, लेकिन वो अब क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, इसकी उसी वक्त समझ आएगी जब कमेटी जो है वो अपना फैसला सुनाएगी या आया उसमें इंतज़ामुल हक आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो उसी वक्त पता चल सकेगा। चलें ये तो तभी पता लगेगा। बात कर लेते हैं ज़रा टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की मुख्तसरन, हमारे पास वक्त कम है, आपका भी इरादा है जाने का, कैमरा से क्या खबरें आ रही हैं? आज तवील मसाफत के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंची है दुबई। दुबई में थोड़ा सा उसका क्याम था, फिर सिडनी था, सिडनी कुछ वक्त के लिए रुके हैं। सिडनी से अब वो कैनबरा टीम जो है वो पहुंच चुकी है, वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं पाकिस्तान टीम में और एक रोज़ आराम करेगी। 3 दिसंबर से पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ होगा। 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ उनके खासी मजबूत टीम तश्कील दी गई है। बड़ा एक उनका रवायती मैच होता है कोई भी जब उनका सीज़न शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ के उनके समर सीज़न में पहुँची हुई है तो उसका प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच है फर्स्ट क्लास कैनबरा में ही 6 से 9 तक और उसके बाद पाकिस्तान टीम पर्थ जाएगी जहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेलेगी। तो खासा एक्साइटिंग टूर भी है। मैनेजमेंट ने जाने से पहले भी हमें कहा, बताया भी, यहाँ पर गुफ्तगू हुई और हमेशा की तरह मुश्किल ज़रूर रहता है टूर, लेकिन पाकिस्तान टीम डेफिनेटली इस सीरीज़ में मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ पर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। सो हमारा मोराल भी बुलंद है और ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न का आगाज़ पाकिस्तान टीम के टूर के साथ हो रहा है। So yeah, we are looking forward to it as well. We are looking forward to you going to and reporting from there. हालांकि इसमें हमारा क्या होगा, हम तो इधर ही बैठे होंगे। पता नहीं, आप दूसरों की खुशी में हमें खुश होना आता है। हाँ, somebody who just came back from a mini vacay. Not. It was a work vacay actually. We're gonna see you inshallah on Monday. Have a great weekend.